नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज ट्रिपल 2 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। यह सिर्फ 22 मिनट हमारे साथ एक एक खबर होगी आपके पास। जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में देर रात से फायरिंग जारी, इस वक्त भी रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। ये फायरिंग कल से लगातार जारी है। रात भर गोलियों और मोर्टार के धमाकों से पूरा इलाका गूंजता रहा। पिछले 15 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से करीब 15 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा गया। इससे पहले शुक्रवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 22 सीमा चौकियों और 13 गांवों में भीषण गोलीबारी की थी। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए, रिहायशी इलाकों में गोले गिराए गए, जिससे सीमा पर रह रहे लोगों में दहशत है। भारत की भी तरफ से पाक की फायरिंग का जवाब दिया जा रहा है। बीएसएफ के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन पर बीती रात गृहमंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। पीएम आवास पर मोदी और राजनाथ की मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। इस दौरान पाकिस्तानी फायरिंग पर बातचीत हुई। पीएम की तरफ से बीएसएफ को आदेश मिला है कि वह सीमा पार से होने वाली फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने विशाखापट्टनम में कहा कि बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है, लातों का भूत बातों से नहीं मानेगा। तो वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा चुकानी पड़ेगी। और अब खबर यूपी से। यूपी के संभल में लड़कियों ने 2 मंचलों की जमकर पिटाई की। ट्यूशन पढ़ने के दौरान दोनों मंचले अक्सर इन लड़कियों का पीछा करते थे और उन पर गंदे गंदे कमेंट करते थे। शनिवार को भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इन बहादुर लड़कियों ने मंचलों को घेर लिया। 2 बदमाश बाइक छोड़कर भाग गए, जबकि 2 को इन्होंने पकड़ लिया। लड़कियों ने अपनी चप्पलें उतारी और दोनों पर टूट पड़ी। मजनूओं की अक्ल ठिकाने लगाने के बाद लड़कियों ने दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के मुरादाबाद में एक विवाहिता के साथ हुई छेड़खानी को लेकर गुस्साई भीड़ ने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। गुस्साए लोगों का आरोप है कि मामले की शिकायत जब पुलिस से की गई तो उसने कोई कार्रवाई नहीं की। हंगामे के बाद पुलिस की नींद टूटी, बड़ी मुश्किल से उसने लोगों को शांत करवाया। दरअसल छेड़खानी का विरोध करने पर एक विवाहिता और उसके रिश्तेदार को बदमाशों ने बुरी तरह से पीटा था। लखनऊ में गोमती नगर में तैनात एक पुलिसकर्मी पर लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा है। पीड़ित लड़की की शिकायत पर आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के मेरठ में बाल कैदियों ने बीती रात जमकर हंगामा की और तोड़फोड़ की। पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ बाल कैदी कई दिन से हंगामा कर रहे हैं। यूपी में खराब बिजली व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मेरठ में बिजली कटौती से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के शाहजहांपुर में बिजली की किल्लत से परेशान 14 पार्षदों का दल पानी की टंकी पर चढ़ गया। टंकी पर चढ़कर उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस के पहुंचने के बाद मामलात नारेबाजी की। यूपी के शाहजहांपुर में बिजली की किल्लत से परेशान 14 पार्षदों का दल पानी की टंकी पर चढ़ गया। टंकी पर चढ़कर उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। बिजली कटौती का असर यूपी के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। मुरादाबाद में महज 4 से 5 घंटे बिजली आ रही है, जिसकी वजह से यहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के उत्पादन पर असर पड़ा है। बिजली कटौती से आम लोगों के अलावा व्यापारी समुदाय भी परेशान है। बनारस में कांग्रेस ने बिजली कटौती को लेकर अनिश्चितकालीन धरने का आयोजन किया है। धरने में शनिवार को कांग्रेस विधायक अजय राय भी पहुंचे। उन्होंने इलाके में बिजली समस्या को लेकर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। मोदी पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए पार्टी ने पीएम विरोधी नारे लगाए। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़की के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। दिल्ली के गाजीपुर में बदमाशों ने 3 युवकों पर चाकू और तलवार से हमला कर दिया। मृतक बादल पेशे से बाउंसर था, जो नोएडा की एक कंपनी में काम करता था। हमले में उमेश नाम का शख्स जख्मी हुआ है। उमेश के मुताबिक पेट्रोल पंप के पास कुछ बदमाशों ने लूटपाट करने के लिए इन लोगों पर हमला बोल दिया। वारदात के बाद स्थानीय लोग बादल को लाल बहादुर अस्पताल लाए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हैरानी की बात यह है कि घटना करीब रात 8 बजे की है, लेकिन कई घंटों तक मामला दर्ज नहीं हुआ। दिल्ली और यूपी पुलिस में सीमा को लेकर विवाद चलता रहा। दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे का एरिया बताकर पल्ला झाड़ती रही। दिल्ली के ज्योति नगर एनक्लेव से 4 दिन पहले किडनैप शेयर ब्रोकर दिनेश अग्रवाल की हत्या कर दी गई।
दिनेश अग्रवाल का शव कल रोहतक में मिला। अपहरण के बाद उनके परिवार से 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कल शाम एक ब्लास्ट हुआ। धमाका मामूली था, लेकिन इसमें एक शख्स को हल्की चोट आई। मुंबई में अंधेरी वेस्ट के मरीरमन देवेंद्र नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई। उसका शव विले पार्ले इलाके से एक स्कूल के पास से मिला। पुलिस ने इस मामले में माधुरी देवेंद्र, प्रवेश देवेंद्र और बाबू बंगाली नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मरीरमन ने इन तीनों से ब्याज पर 15 लाख रुपए लिए थे। पैसे नहीं चुकाने पर उसकी हत्या कर दी गई। मुंबई के वडाला स्टेशन से चेन स्नैचिंग की लाइव तस्वीरें सामने आई। यहाँ एक बदमाश स्टेशन पर खड़ी एक महिला के गले से दिन दहाड़े चेन खींचकर फरार हो गया। वडाला स्टेशन पर एक महिला अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। स्टेशन पर भीड़ भी थी। भीड़ के बीच से ही ये बदमाश बड़े आराम से आया और देखते ही देखते महिला के गले से चेन खींचकर रेलवे ट्रैक पर कूदकर फरार हो गया। हरियाणा के यमुनानगर में एक पेट्रोल पंप पर हंगामे और मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा के पेट्रोल पंप पर कुछ लोगों ने धावा बोला। कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप कर्मचारियों का कुछ युवकों का पेट्रोल भरने के दौरान विवाद हुआ था। ये युवक उस वक्त तो चले गए थे, लेकिन दोबारा अपने साथियों के साथ आकर इन्होंने जमकर हंगामा किया, मारपीट की। राजस्थान के कोटा में शासन चुनाव के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस वालों ने छात्रों को दौड़ा कर पीटा। छात्रों ने भी पुलिस वालों पर पथराव किया। दरअसल कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज के बाद छात्र नेताओं के 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ। पुलिस पहुंची तो छात्र उनसे भिड़ गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में किताब की एक दुकान पर दुकानदार और ग्राहकों के बीच में मारपीट हुई। छात्रा और उसके साथ आई महिला ने दुकान में घुसकर चप्पलों से दुकानदारों की पिटाई की कोशिश की। झगड़े की वजह किताब थी। छात्रा ने दुकान से कम कीमत पर एक किताब खरीदी थी। दुकानदार ने कहा था कि पढ़ने के बाद किताब वापस हो जाएगी, लेकिन जब छात्रा किताब लेकर आई तो दुकानदार ने वापस करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़ाई हो गई। रांची में जेएमएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत हुई। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पूरा मामला पीएम मोदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हूटिंग से जुड़ा हुआ है, जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग नाराज हैं। जेएमएम कार्यकर्ताओं को जैसे ही केंद्रीय मंत्री के आने की खबर मिली, वो एयरपोर्ट पर जमा हो गए। नरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस गुजरा तो जेएमएम कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। पुलिस ने जेएमएम कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया तो कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। रांची में ही नहीं, जमशेदपुर में भी नरेंद्र सिंह तोमर के काफिले को काले झंडे दिखाए गए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में आज से शुरू होने वाली धर्म संसद में शिरडी साईं ट्रस्ट ने भाग लेने से इनकार कर दिया। कवर्धा धर्म संसद का आयोजन द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने किया है। कवर्धा में 2 दिनों तक चलने वाले धर्म संसद में इस बात का फैसला होगा कि साईं भगवान है या नहीं। पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी भट्टी पीठ के शंकराचार्य के पक्ष में अपना समर्थन पत्र कवर्धा भिजवा दिया गया। वहीं कवर्धा पहुंचे साधु संतों ने भी अभी से शंकराचार्य के विरोध को जायज ठहराना शुरू कर दिया। उधर शिरडी साईं ट्रस्ट के समर्थन में वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़े निर्मोही, निर्माणी और दिगंबर ने भी कवर्धा धर्म संसद में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। हालांकि द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि अखाड़े के कुछ प्रतिनिधियों को उन्होंने ही धर्म संसद में भाग लेने से मना कर दिया। दरअसल साईं भक्त साईं को भगवान मानते हैं, लेकिन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के मुताबिक साईं भगवान नहीं। इस बात को लेकर 1.5 महीने पहले साईं की टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया था। धर्म संसद के पहले शंकर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के निवास स्थान से शाही यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 2500 महिलाएं कलश लेकर चलेंगी। धर्म संसद के लिए 54,000 वर्ग फुट में वाटर प्रूफ डोम बनाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। जेपी नड्डा, राम माधव और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अविनाश खन्ना भी साथ में होंगे। मिशन 44 के तहत शाह आज जम्मू में बीजेपी विधायकों से मुलाकात करेंगे और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। जबकि सोमवार को कठुआ में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के एक पूर्व सांसद भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बैठक में यूपी विधानसभा उपचुनाव के साथ लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण के साथ बैठक का समापन होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पानीपत में रैली को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है मुख्यमंत्री हुड्डा अपने 10 साल के कामकाज की रिपोर्ट जनता के सामने पेश करेंगे। साथ ही कैथल में पीएम मोदी के मंच पर हुए वोटिंग का जवाब भी शक्ति प्रदर्शन के जरिए दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रदेश प्रभारी शकील अहमद मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज से 3 दिन के दौरे पर वियतनाम जा रही हैं। अगले महीने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी वियतनाम जाने वाले हैं। दोनों देशों के बीच में फिलहाल $8 अरब का व्यापार होता है, जिसमें भारत वियतनाम को $5.8 अरब का निर्यात करता है। विदेश मंत्रालय का कहना है विदेश मंत्री के इस दौरे से कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पाद के क्षेत्र में और व्यापार बढ़ेगा। साथ ही विदेश मंत्री वहां दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया स्थित भारतीय मिशनों के 19 प्रमुखों के साथ बैठक भी करेंगे। वियतनाम यात्रा के फौरन बाद 28-29 अगस्त को सुषमा चीन दौरे पर जाएंगे। सीसेट विवाद के बीच आखिरकार आज सिविल सेवा पीटी की परीक्षा हो रही है। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी माध्यम के छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को लेकर कहा कि बीमारी का इलाज हो चुका है, लिहाजा आप बेहतर स्थिति में हैं। आपको बता दें, सरकार के निर्देश पर यूपीएससी ने सीसेट के पेपर 2 में 22.5 नंबर के इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठने के लिए तैयार हैं और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। योगी सरकार पर एक और किताब बम फूटा है, जिससे कांग्रेस की फजीहत बढ़ गई है। पूर्व कैग विनोद राय का कहना है कि यूपीए के नेताओं ने उनके ऊपर कोलगेट और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में कुछ नामों को हटाने के लिए दबाव डाला था। विनोद राय ने कहा, नेता मेरे घर आए और कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स और कोलगेट की रिपोर्ट से जुड़े कुछ लोगों के नाम हटा दीजिए या उन्हें बचा लीजिए। राय ने घोटाले से जुड़ी पूरी कहानी अपनी किताब नॉट जल्ड एन अकाउंटेंट में लिखा है, जो 15 सितंबर को रिलीज होगी। हालांकि विनोद राय ने उन लोगों का नाम बताने से इनकार कर दिया जिन्होंने उन पर लोगों के नाम हटाने के लिए दबाव डाला था, लेकिन किताब में खुलासे की बात भी कही। राय ने कहा कि उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेशर तब महसूस किया जब संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी की बैठकें चल रही थी। राय से पहले पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख, मनमोहन सिंह के अपने मीडिया एडवाइजर संजय बारू और नेहरू गांधी परिवार के करीब रहे नटवर सिंह की किताबें भी कुछ ऐसे खुलासे कर चुकी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायणन का मिजोरम तबादला कर दिया गया है। उनका कार्यकाल 2017 में खत्म हो रहा है। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली महाराष्ट्र के गवर्नर का कामकाज देखेंगे। कमला बेनीवाल की बर्खास्तगी के बाद मिजोरम में राज्यपाल का पद खाली हुआ था, उन्हें भी गुजरात के मिजोरम ट्रांसफर किया गया था। देश को समुद्र का एक और लड़का मिल गया। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने युद्धपोत आईएनएस कमोटा को नौसेना को सौंपा। आईएनएस कमोटा स्वदेशी तकनीक से बना युद्धपोत है, जिसका डिजाइन डायरेक्टरेट ऑफ नेवल ने किया है। नेता विपक्ष को लेकर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब देना है, मुझे नहीं। स्पीकर ने कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद नहीं देने को सही ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस के पास 10% संख्या नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि या तो सरकार नेता विपक्ष का मुद्दा सुलझाए, नहीं तो कोर्ट खुद निर्णायक फैसला लेगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और पूछा कि कहां हैं अच्छे दिन। मायावती ने कहा, मोदी सरकार को 3 महीने हो गए, लेकिन इन 3 महीनों में जनता की उम्मीदें टूटी। मायावती ने यह भी कहा कि मोदी सरकार में देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी यूपी में सांप्रदायिक तनाव को हवा दे रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनका एक नेता अरविंद केजरीवाल की रैली में उन पर हमले की योजना बना रहा है। आज दिल्ली के किराड़ी में केजरीवाल की रैली होने वाली है। आम आदमी पार्टी ने अपने आरोप के समर्थन में एक न्यूज चैनल के स्टिंग को आधार बनाया। इस स्टिंग में एक बीजेपी विधायक के करीबी लोकेश नाम के व्यक्ति ने हमले की योजना की बात कबूल की है। आप नेता आशुतोष ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को वीडियो दिखाते हुए कार्रवाई की मांग की। जेनेटिकली मॉडिफाइड मसलों को लेकर मोदी सरकार के सख्त रुख के बाद शिवसेना और अकाली दल ने अलग रुख दिखाया है। जीएम क्रॉप पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शिवसेना के 3 और अकाली दल का एक सांसद अमेरिका रवाना हो गए, जबकि बीजेपी के 4 सांसदों को भी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो ने न्योता दिया था, लेकिन पार्टी ने मना कर दिया, जिस पर वो अमेरिका नहीं गए। आपको बता दें कि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने 13 जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर रोक लगा रखी है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने संघ के दबाव में फैसला तो कर लिया, लेकिन अपने सहयोगी पार्टियों को दबाव में नहीं ले पाई। यूपी के कानपुर में करोड़ों रुपए के टॉयलेट स्कैम का मामला सामने आया। कानपुर में निर्मल भारत अभियान के तहत 6166 टॉयलेट का निर्माण होना था। हैरानी की बात यह है कि पूरा फंड जारी होने से पहले ही 3800 शौचालयों का निर्माण भी कर दिया गया। शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि जिनको इन शौचालयों का लाभ मिला है वो उसके हकदार नहीं है।
मामला सामने आने के बाद प्रशासन जांच की बात कह रहा है। अखिलेश ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग यूपी को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। कानपुर में बीएसपी के जिला पंचायत के सदस्य के पति को पुलिस ने रंगरेलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी सुरेश पटेल एक विवाहित महिला के साथ होटल के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में मिले। दरअसल जिस कमरे में दोनों ठहरे थे वहां विवाहिता का पति पुलिस के साथ पहुंच गया। मुंबई में पुलिस इंस्पेक्टर संपत मुंडे की पिटाई के मामले में सियासत शुरू हो गई है। एनसीपी नेता जितेंद्र अवार ने जांच की मांग की है। आरोप है कि मुलुंड में बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर की पिटाई कर दी थी। खबर है कि इंस्पेक्टर ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। किरीट सोमैया को ऐतराज था कि उनसे बिना पूछे पुलिस ने ऐसा क्यों किया। सबसे अहम बात है कि स्टेशन डायरी में सब कुछ दर्ज है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया। एनसीपी नेता जितेंद्र अवार ने आशंका जताई है कि पुलिस पर इस मामले में केस न दर्ज करने का दबाव था। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। दिल्ली के बराड़ा इलाके में एक आरटीवी में भीषण आग लग गई। बीच सड़क पर जलती हुई बस देखकर ट्रैफिक थम गया। ये आरटीवी नथुपुरा से जीटीबी नगर के लिए जा रही थी। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते बस में आग लगी। वहीं उतराई की बस के ड्राइवर और क्लीनर के साथ उसमें सवार बच्चे समय रहते नीचे उतर गए। दिल्ली पुलिस ने बीती रात शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। खतरनाक स्टंट करने वाले बाइकर्स और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। दिल्ली पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग से 16,000 लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 20वां बुक फेयर शुरू हो गया। इस बार मेले की थीम सिनेमा में साहित्य रखी गई है। इस बार मेले में ऑनलाइन टिकट की भी सुविधा उपलब्ध है। मुंबई के लोगों को नया तोहफा मिलने वाला है। 25 अगस्त को जुहू एरोड्रम से सी प्लेन की शुरुआत होने वाली है। 25 अगस्त को जुहू एयरपोर्ट से लोनावाला के पावना डैम के लिए सी प्लेन पहली बार टेक ऑफ करेगा। सी प्लेन एक खास तरह का विमान होता है जो पानी में लैंड कर सकता है, तैर भी सकता है। सी प्लेन उन जगहों के लिए मुफीद है जहां टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए रनवे नहीं बनाया जा सकता। एक व्यक्ति के लिए इसका एक ओर का किराया करीब 3,000 रुपए होगा। इस 9 सीटर सी प्लेन में 2 पायलट होंगे। 4 पायलटों में से एक प्रियंका मनुजा है जो भारतीय मूल की पहली महिला सी प्लेन पायलट है। शिमला में भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर जन्माष्टमी के दिन शुरू हुआ उत्सव कल खत्म हो गया। इस उत्सव को मनाने के लिए हिंदू, बौद्ध और दूसरे धर्म को मानने वाले लोग किन्नौर जिले के एक मंदिर में आते हैं। श्रद्धालु शिमला के पास युल्ला गांव से 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके मंदिर पहुंचते हैं। यूपी में बाढ़ का प्रकोप जारी है। कानपुर में गंगा का जलस्तर हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंगा किनारे के चारों से दर्जनों गांवों में गंगा का पानी घुस गया है। यूपी के बलिया में सैकड़ों से ज्यादा घर बाढ़ की चपेट में हैं। असम कई इलाकों में चीन से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर हैं। कटान से सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। धेमाजी में बढ़ते बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों ने अपने घरों से पलायन शुरू कर दिया। अपने घरों को छोड़कर लोग जिन इलाकों में शरण लिए हुए हैं वहां भी बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। असम के धेमाजी जिले में 100 से ज्यादा गांव और 30,000 लोगों पर बाढ़ का खतरा है। वहीं असम के लखीमपुर जिले में 150 से ज्यादा गांव और करीब 1 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक महिला ने अपने पति और 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला के मुताबिक उसके साथ मारपीट भी की गई। गाजियाबाद के मोहन नगर में स्थित वर्ल्ड स्क्वायर मॉल में बाउंसरों ने 6 लोगों को बुरी तरह से पीट दिया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो चप्पल पहनकर मॉल में फिल्म देखने गए थे। उत्तराखंड के रामनगर में एक प्रेमी ने प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी। यूपी के गाजीपुर में घरेलू झगड़े के बाद एक शख्स ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने एक स्कूल बस के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। स्कूल बस के ड्राइवर ने उसे बचाने की कोशिश में बस को अचानक मोड़ दिया, जिससे बस खाई में गिर गई। हालांकि हादसे में बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। कानपुर में टीचर की सजा से नाराज 6ठी क्लास की छात्रा ने फांसी लगा ली। होमवर्क नहीं करने पर पहले छात्रों को पीटा गया, फिर उसके कपड़े उतरवा दिए गए। इसी बात से छात्रा दुखी थी। मेरठ एसटी अपने आईएसआई एजेंट के निशानदेही पर इंडियन आर्मी के जवान को गिरफ्तार किया।
आरोपी जवान सुनील कुमार की मदद से आईएसआई तक भारतीय सेना की खुफिया जानकारी पहुंचाई जाती थी। पुलिस ने सुनील के लैपटॉप, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क को जब्त कर लिया। गुजरात के वेरावल में एक कच्चे कुएं में शेर का एक बच्चा गिर गया। वन विभाग की टीम ने गांव वालों की मदद से इस बच्चे को बचा लिया। गुजरात के जामनगर में 51 फीट लंबी अगरबत्ती तैयार की गई है। इस अगरबत्ती को बनाने वालों का दावा है कि दुनिया की सबसे लंबी अगरबत्ती है। महागुन ग्रुप के नोएडा सेक्टर 78 में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लिया गया।